सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान जब फॉलिंग स्टार पवेलियन में पहुंचा तो वहां कई सारे एल्डर ने उन पर हमला किया। वो उसे दुश्मन समझ बैठे थे, पर मास्टर याओ लाओ ने उन्हें रोक दिया। जियोयान 6 महीने बाद लौट कर आया, इसीलिए यहाँ की सुरक्षा में काफी बदलाव हो चुके थे। जियोयान ने अपने मास्टर से परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया पर कब्जा कर रहा है, जिसके लिए उसने एक जंग छेड़ दी है। पर परेशानी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट से नहीं थी, बल्कि उनके साथ होलो सोल्स के एनोई भी शामिल थे, क्योंकि जंग में मरे हुए लोगों की सोल को कैप्चर करके वो अपनी पावर बढ़ाया करते थे। जियोयान को होलो सोल्स पर गुस्सा आया और वो जल्दी से निकलने लगा, पर मास्टर ने उसे भेजने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। उन्होंने काफी सारे पेटिशनर की भर्ती की और वर्महोल का निर्माण कंप्लीट हो गया था, जिससे जियोयान कई सारे एल्डर के साथ वहां से निकलने वाला था। पर मास्टर याओलाओ उसके साथ नहीं जा सकते थे, वरना होलो सोल्स के लोग इस मौके का फायदा उठा सकते थे। जियोयान के यान अलायंस में मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस पर 3 फाइट एम्परर कब्जा करने आए थे, पर हाई बोडोंग ने उन्हें मार डाला। अब बताया जाता है कि जियामा एम्पायर की बॉर्डर पर बने हुए मिस्टिक येलो फोर्ट्रेस, जिसे जुआन हुआंग किले के नाम से भी जाना जाता है, वो 2 माउंटेन रेंज के बीच में बना हुआ है, जिससे कोई भी दूसरी तरफ से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, जिससे जियामा एम्पायर प्रोटेक्टेड था। और वहाँ काफी हिंसक हवाएं चलती है जो आसानी से किसी भी शिप को आगे बढ़ने नहीं देती, जिससे ये प्रोटेक्शन का एक नेचुरल बैरियर है और कोई भी मामूली फाइट एम्परर के लिए इस बाधा को पार करना काफी मुश्किल है, जिससे मेडुसा ने इस नेचुरल बैरियर को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और जल्दी से इन दोनों वैली के बीच इस जुआन वांग किले का निर्माण करवाया था। इस किले की वजह से आज तक जियामा एम्पायर पूरी तरीके से सुरक्षित था और इतने सालों में कभी किसी ने उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की, और अगर कोई हमला भी करता था तो आसानी से उनसे निपट लिया करते थे। ये जुआन वांग किला अपने इन अद्वितीय भौगोलिक लाभों के साथ जल्दी यान अलायंस का व्यापार केंद्र बन गया, जिससे इसे जियामा एम्पायर की राजधानी का दर्जा मिला और ये पूरी तरीके से समृद्ध था। जियोयान ये सब एक लेटर में पढ़ रहा होता है। वो लगातार उस स्पेस टनल से आगे बढ़ रहा होता है। ये लेटर उसे उसके भाइयों और मेडुसा ने लिखा था, और वो ही यान अलायंस के हालचाल लेटर के थ्रू बता रहे थे कि यान अलायंस के लोगों को अब सच्ची शांति और समृद्धि मिल चुकी है और वो स्नेक ट्राइब के लोगों के साथ रहकर अब काफी खुश है। चारों तरफ खुशियां हैं। बस परेशानी की सिर्फ एक ही बात है कि नॉर्थ वेस्ट में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट है और कई सारे छिपे हुए खतरे हैं, पर तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और यान अलायंस के मामलों के बारे में चिंता मत करना, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। जियोयान अपने भाइयों और मेडुसा को याद करते हुए कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, और वो एक सर्वेंट से बोलता है कि जल्दी से सभी एल्डर को संदेश भेजो कि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, हमें कुछ भी करके अंधेरा होने से पहले यान अलायंस में पहुंचना होगा। तो उसका ऑर्डर मानकर वहां से चला जाता है। जियोयान उन लेटर पर एक छोटे हाथ का निशान देखता है जो उसकी बेटी जियो का होता है, जो जियोयान के उस पिल की वजह से पैदा हुई थी जो मेडुसा ने कंज्यूम की थी, पर जियोयान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अब हमें यान अलायंस के जुआन वांग किले का सीन दिखाया जाता है, जहां पहरा काफी सख्त था पर खतरे के बादल उन पर मंडरा रहे थे। तभी एक वॉइड क्रैक क्रिएट हुआ और उसमें से कई सारी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की बैटल शिप वहां जाती है। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और वो अपने क्रिस्टल में पावर देकर शिप कैनन को एक्टिवेट कर लेते हैं और उनसे एक साथ किले पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही इससे सिटी पर भी हमला हो रहा था, जिससे चारों तरफ तबाही होने लग गई थी। खुशहाल शहर दर्द और पीड़ा की आग में झुलसने लगा था। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो समझ गए थे कि लाइन सेक्ट ने हम पर हमला किया है। तभी याओ ये लोगों को बचाने के लिए आ जाती है और वो उन कैनन अटैक को रोकने लगी। वो लोगों से कहती है कि तुम घबराओ मत, हम सिचुएशन को संभाल लेंगे। पर ये एक झूठी सांत्वना की तरह था, क्योंकि पहले काफी तबाही हो चुकी थी। एक लड़के का पैर चट्टान के नीचे फंस गया था और उस पर आग से धधकता हुआ पिलर गिरने वाला था। तभी स्नेक ट्राइब का कमांडर उस लड़के को वक्त रहते बचा लेता है। अब वहाँ पर याओ ये के ग्रैंडफादर जिया जिंग तियान भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये लाइन सेक्ट के कमीने लोग इतनी जल्दी हमला कर देंगे। हमारे सबसे पास वाले रीइंफोर्समेंट को आने में भी 3 दिनों का वक्त लगेगा। आखिर अब हम इनका सामना कैसे करेंगे? फ्रंट डिफेंसिव लाइन पर जियोडिंग मौजूद था। वो सभी सैनिकों से कहता है कि तुम सभी शांत रहो और अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर दुश्मनों पर वार करो।
सभी सैनिक क्रॉसबो के पास आ जाते हैं और उन्हें लोड करने लगते हैं। जियो ली भी वहां जाता है। वो गुस्से में कहते हैं कि ये जानवर वाकई अपनी हद पार कर रहे हैं। जियो डिंग सभी क्रॉसबो से एक साथ जवाबी हमला करने के लिए कहता है तो सभी सैनिक एक साथ क्रॉसबो को लोड करने लगते हैं और कई सारे तीरों से हमला करते हैं, जिससे वो उन तोप के गोलों को रोकने लगते हैं। पर लाइन सेक्ट की सेना काफी बड़ी थी, जिससे वो कई सारे हमले एक साथ कर रहे थे। एक आग का गोला जियो डिंग के पास गिरा, जिससे वो दोनों भी काफी दूर हो गए। तभी मेडुसा भी वहां जाती है। वो अपनी बेटी जियो को भी साथ लेकर आई थी। दरअसल हम पहले ही देख चुके हैं कि मेडुसा और जियोयान का फाइनल फ्लेम के वक्त मिलन हो चुका था और मेडुसा में भी फ्लेम एसेंस चला गया था, जिससे जियोयान ने जो पील रिफाइन की थी उससे ही जियो का जन्म हुआ। मेडुसा जियो से कहती है कि तुम कहीं मत जाना और मेरे पीछे रहना। वो उसकी बात समझ जाती है। मेडुसा जियो डिंग से पूछती है कि अभी तक हमारा डिफेंस बैरियर एक्टिवेट नहीं हुआ। जियो डिंग बताता है कि फामा पहले से ही अलायंस के सभी एल्केमिस्ट के साथ मिलकर डिफेंस को एक्टिवेट करने के काम पर लग चुके हैं। तभी उन पर हमले और ज्यादा फियर्स होने लगे और उस प्रोटेक्शन बैरियर होल का भी सीन दिखाया जाता है, जहां इन हमलों की वजह से सभी एल्केमिस्ट को काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बार बार नीचे गिरते जा रहे थे, जिससे वो अभी तक बैरियर को एक्टिवेट नहीं कर पाए थे। जियो भी काफी डरी हुई थी। इतने सारे जंगी जहाज उनके सामने थे। मेडुसा भी अपने धनुष को बाहर निकाल लेती है और एक एरो से उनके हमले को रोकने लगी, पर हमले काफी ज्यादा थे। तभी एल्डर तियानवो और किंगलिन भी वहां जाते हैं। तियानवो अपनी फायर से उन हमलों को रोकने लगे और किंगलिन भी उनकी मदद कर रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर मेडुसा के पास आ जाती है और वो मेडुसा को बताती है कि हमने सिटी के सभी लोगों को सेफ जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी है। अब उन सभी को प्रोटेक्शन बैरियर के ही एक्टिवेट होने का इंतजार था। फामा सभी एल्केमिस्ट को कहते हैं कि हमें खुद को संभाल कर जल्दी से इस प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करना होगा। सभी एल्केमिस्ट उनके ऑर्डर मानकर अपनी अपनी पोजीशन पर वापस बैठ जाते हैं और अपनी सोल पावर की मदद से उस बैरियर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे जुआनवांग किले के बाहरी दीवार पर प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट होने लग गई थी, जिससे वो हमले अब उस शील्ड के टकराकर रुक गए थे। पर शील्ड को पूरी तरह से एक्टिवेट होने में काफी वक्त लगने वाला था, जिससे अभी भी पूरे किले पर हमले होते जा रहे थे। प्रोफाउंड जॉन सेक्ट मेंबर अपने हमलों की स्पीड को लगातार बढ़ाते ही जा रहे होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा साथ में मिलकर उन हमलों को रोक रहे होते हैं। जियो को इस तरह से परेशान देख मेडुसा उसके पास आती है और कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं सबकी रक्षा करूंगी, किसी को कुछ नहीं होगा। पर तभी एक फायरबॉल उन दोनों के ऊपर गिरने वाली थी, मगर वक्त रहते लिटिल फेई डॉक्टर उस फायरबॉल को नष्ट कर देती है। मेडुसा को लाइन सेक्ट के लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का लीडर सामने आता है, जो जोर जोर से हंस रहा होता है। वो मेडुसा को ललकारते हुए बोलता है कि तुम अब इस जुआनवांग किले की रक्षा नहीं कर सकती। अगर तुम सभी लोग मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो और अगर पूरे जियो फैमिली को मुझे सौंप दो, तो मैं तुम सभी को प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का लीडर होने के नाते ये गारंटी देता हूँ कि मैं यान अलायंस के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और वो कैनन को लोड करवाने लगता है। उसका नाम शीत यान होता है और उसकी पावर 6 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में होती है। मेडुसा उसे कहती है कि शीत यान तुम दिन दहाड़े ऐसे सपने देखना बंद करो। हम सभी कबीले के लोग साथ हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम लड़ने को तैयार हैं, और अगर तुम चाहते हो कि हमारा यान अलायंस आत्मसमर्पण कर दे, तो तुम्हें देखना होगा कि हमारे यान अलायंस के वॉरियर इसके लिए सहमत हैं या नहीं। सभी वॉरियर गुस्से में चिल्लाते हैं। वो सभी लड़ना चाहते थे पर अपने दुश्मनों के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं थे। फामा भी सभी एल्केमिस्ट के साथ तेजी से उस शील्ड को एक्टिवेट करने में लगे हुए थे और अब वो प्रोटेक्टिव शील्ड लगातार बढ़ती जा रही थी। सैनिक भी खुश हो रहे थे कि हमारे सिटी का प्रोटेक्शन बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। इससे वो खुश होने लगे क्योंकि शील्ड के एक्टिवेट होने से लाइन सेक्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शीतयान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि सभी सैनिक यान अलायंस के नारे लगा रहे थे। शीतयान अपने सभी सैनिकों से कहता है कि अपने हमलों को और ज्यादा फियर्स करो। तो अब सभी शिप से एक साथ हमला होने लगता है, जिससे पूरा जुआनवांग किले पर तबाही मचने लगती है। उनका डिफेंस वेपन बर्बाद हो रहे थे। एल्डर फामा जिस बैरियर कंट्रोल रूम में मौजूद थे वो भी पूरी तरीके से हिलने लग गया था, जिससे उन्हें इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को पूरा करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये फॉर्मेशन पूर्ण होने से बाकी रह गया था। सैनिक परेशान हुए कि अब आखिर हम क्या करेंगे, पर तभी वहाँ चारों तरफ स्नोफॉल होने लगी थी। जियो हैरान हुई, पर मेडुसा समझ जाती है कि हाइबो डोंग है जो अब वहाँ गए थे। वो दूसरी तरफ से तेजी से उन प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की
की बैटल शिप की तरफ बढ़ रहे थे और अब वो अपनी मिस्टिकल आइस ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कई सारे ड्रैगन एक साथ क्रिएट हो जाते हैं। ये काफी फियर्स एनर्जी से भरे हुए थे, जिससे वो उन सभी बैटल शिप पर हमला करने लगते हैं और कई सारे बैटल शिप को तबाह कर देते हैं। शी तियान को गुस्सा आता है कि यह सिर्फ एक फाइट एम्परर है, फिर भी मेरे बैटल शिप को नष्ट करने की हिम्मत कर रहा है और अपने लोगों को उससे पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसके 4 साथी एल्डर हाइबोडोंग पर हमला करने चाहते हैं, जिनकी पावर फाइट वेनेटेड रियल्म में थी, जिससे हाइबोडोंग की जान को खतरा था। यह देखकर एल्डर तियान वो कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी और वो जल्दी से ऊपर चला जाता है और वो हाइबोडोंग से कहता है कि तुम जल्दी से नीचे जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और वो अपनी शराब की बोतल उठाकर मदिरा पान करने लगा और वो स्पेशल स्ट्रेंगुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो चारों एल्डर वो टाइम में फंसकर तेज आग के साथ मारे जाते हैं। शी तियान को काफी गुस्सा आता है, पर अब एल्डर फामा उस प्रोटेक्शन बैरियर को वापस से एक्टिवेट करने लग गए थे और वो जल्दी पूर्ण होने वाला था, इसीलिए एल्डर तियान वो भी जल्दी से नीचे जाने लगते हैं। पर शी तियान गुस्से में कहता है कि इसे भागने मत दो और वो सभी से शिप कैनन से उन पर हमला करवाता है। हाइबोडोंग और एल्डर तियान वो उन हमलों से बचते हुए वक्त रहते उस प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर आ जाते हैं और अब वो प्रोटेक्शन बैरियर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था, जिससे वो फायर अटैक शील्ड से टकराकर खत्म होने लगे और अब एक शानदार प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो गया था। लेकिन अभी भी खतरा उनके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि प्रोफाउंड लाइन सेक्टर के साथ हॉल ऑफ सोल्स की 9th तियानजुन आई हुई थी, जो किसी भी वक्त खेल को पलट सकती है। बस अब जियोयान के आने का इंतजार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूं। और आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।